नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर देहात से। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन, संख्यापूर्व संबोधों, क्षमताओं का विकास प्रश्नपत्र के अंतर्गत ध्वनि का अध्ययन करेंगे। ध्वनि का अर्थ यूँ तो बहुत विस्तृत है। ध्वनि का सामान्य अर्थ यदि हम जानते हैं तो कहते हैं कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थ जब परस्पर टकराते हैं तो उससे उत्पन्न आवाज़ ध्वनि कहलाती है। या फिर पशु पक्षियों की आवाज़ें, हम मनुष्यों के कंठ से उत्पन्न होने वाली आवाज़ें, कारखानों की, मशीनों की, मोटर गाड़ी और न जाने कितना शोर, ये सारी आवाज़ें ध्वनि के ही अंतर्गत आती हैं। किंतु जब बात भाषा विज्ञान की हो रही हो तो ध्वनि का अर्थ सीमित हो जाता है। वे ध्वनियाँ जिनका प्रयोग मनुष्यों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वाणी द्वारा किया जाता है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत यह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि शब्द ध्वन धातु में इण प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आवाज़ करना। ध्वनि के बिना भाषा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है और जब भाषा का लिखित स्वरूप व्यक्त होता है तब वह वर्ण कहलाता है, जैसे अ, क, त, प इत्यादि। अब बात करते हैं ध्वनि के आवश्यक मूल तत्वों की। तो इसके अंतर्गत स्पष्टता, सार्थकता, शुद्धता और तरंगता आते हैं। स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अति आवश्यक है, क्योंकि यदि ध्वनि स्पष्ट नहीं होगी तो सुनने वाला उचित अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएगा। फिर सार्थकता, ध्वनि उच्चारण में यह तो ध्यान रखना ही चाहिए कि वाणी पूर्णतया सार्थक हो। जो हमारा शब्द चयन है वह सार्थक होना चाहिए। साथ ही साथ बार बार किसी शब्द की पुनरावृत्ति भी नहीं करनी चाहिए। वाणी में सार्थकता होना परम आवश्यक है। फिर शुद्धता आती है। यह ध्वनि का मूल तत्व है। इसके बिना तो ध्वनि का कोई अर्थ ही नहीं हो सकता। शुद्ध वाणी, शुद्ध ध्वनि परिष्कृत रूप का परिचायक है। फिर आता है तरंगता। एक समान वाचन से जो हमारा श्रोता है वह ऊब सकता है। यही वजह है कि जब हम बोलते हैं तो उसमें तरंगता भी होनी चाहिए। यहाँ स्वराघात, बलाघात, लय, ये सारी चीज़ें तरंगता के अंतर्गत आती हैं। इससे ध्वनि में एक सामंजस्य बना रहता है और श्रोता उसको भली भांति सुनता भी है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। आप इस चित्र को देख रहे हैं। यह चित्र उच्चारण उपयोगी अवयवों को दर्शाता है। इस चित्र में उन स्वर यंत्रों का प्रदर्शन किया गया है जिनके द्वारा हमारे मुख से ध्वनि उच्चरित होती है। जैसे कोमल तालु है, मूर्धा है, कठोर तालु, वत्स, दंत, नाक, जिह्वा, स्वर यंत्र, काकल, स्वरतंत्री इत्यादि इत्यादि। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अवयव भी दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे फेफड़े हो गए, श्वसन नली हो गई, भोजन नली हो गई। प्रत्यक्ष रूप से फेफड़े, भोजन नली और श्वसन नली का ध्वनि के उच्चारण में कोई योगदान तो नहीं, किंतु जब भी हम ध्वनि का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमारे जो श्वास है वो इन्हीं के द्वारा बाहर प्रस्फुटित होती है। तो इसलिए परोक्ष रूप से ध्वनि के उच्चारण में इनका भी योगदान है। अब बात करते हैं वो कौन कौन से उच्चारण तंत्र हैं, मुख के अवयव हैं जिनके द्वारा ध्वनि उच्चरित होती है। इसमें सबसे पहले आ रहा है श्वास नली।
यह वांग्मय फेफड़ों के ऊपर स्थित होता है। नासिका से वायु फेफड़ों तक पहुंचती है और श्वास नली के मार्ग से ही पहुंचती है। श्वास नली के ही माध्यम से जो श्वास है वह बाहर निकलती है। इस श्वास नली से ही हम क्षण प्रतिक्षण श्वास ले रहे होते हैं और जब ध्वनि का उच्चारण होता है तो श्वास ही बाहर मुख से प्रस्फुटित होती है। फिर आता है स्वर तंत्रियाँ। ये एक पतली झिल्ली के बने दो लचीले पर्दे होते हैं। स्वर तंत्रियों के कंपन से ही अनेक तरह की ध्वनियाँ जो हैं वो हमारे मुख से उच्चरित होती हैं। कभी यह स्वर तंत्रियाँ आपस में मिल जाती हैं तो कभी दूर हो जाती हैं, और जब यह आपस में सट जाती हैं तो हमारी जो श्वास है, जो हमारी वायु है, वो धक्का दे करके बाहर निकलती है। इसीलिए कुछ ध्वनियाँ घोष उत्पन्न करती हुई मुख से उच्चरित होती हैं। फिर आता है काकल। स्वर यंत्र में स्थित स्वर यंत्रियों के बीच खुले भाग को काकल कहते हैं। इसी से स्वर जो हैं, हम जब बोलते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, तब वायु बाहर निकलती है। इसे स्वर यंत्र का मुख भी कहते हैं। फिर है कंठपिटक। गले का वह भाग जो कुछ उठा उठा सा रहता है, जिसके पास ही श्वास नली और भोजन नली दोनों विद्यमान है, इसे हम कंठपिटक कहते हैं। यह वाणी का उच्चारण करने में और उसे विविध रूप देने में बहुत सहायक होता है। फिर कंठमार्ग है। यह भाग मुख के नीचे और कंठ छिद्र के ऊपर होता है। इसे कंठ बिल या गलबिल भी कहते हैं। यह भी ध्वनि के उच्चारण में योगदान देता है। फिर कंठ है। कोमल तालु के नीचे और काकल के ऊपर के भाग को कंठ कहते हैं। क, ख, ग, ह, ये जो वर्ण हैं इनका उच्चारण कंठ से ही होता है। दंतमूल। कठोर तालु के अंतिम छोर को दंतमूल कहते हैं। यहीं पर दांतों की जड़ें होती हैं और जिह्वा जब किसी ध्वनि का उच्चारण करती है तो कुछ कुछ ध्वनियों में इन दंतमूलों को भी स्पर्श करती है। फिर मुख विवर आता है। जिह्वा के एक ओर नासिका विवर है और दूसरी ओर मुख विवर है। मुख विवर में ही दांत, जिह्वा, मूर्धा, कठोर तालु, वत्स आदि अंग जो हैं वह स्थित हैं और यही ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होते हैं। फिर आता है कोमल तालु। मुख विवर के गोलाकार छत के अगले भाग को कठोर तालु कहते हैं और तालु का यह भाग दांतों से कटा होता है। फिर दंत हैं। दंतमूल में दांतों की दोनों पंक्तियां विद्यमान रहती हैं। फिर वत्स है। ऊपर के जो दांतों के निकट तालु का भाग होता है वह वत्स कहलाता है। जब जिह्वा इस भाग को स्पर्श करती है तब जो हमारी श्वास है उसको रोकने का प्रयास करती है। फिर मूर्धा है। ऊपर के दांतों की पंक्ति के समीप जो कठोर तालु का अंतिम भाग होता है, यानी जिह्वा को आप और तालु के भी पीछे जब मोड़ेंगे तो वो जो स्थान होता है तालु के भी पीछे, वह मूर्धा कहलाता है। जो हमारे ट, ठ, ड ये जो वर्ण हैं ये मूर्धा से बोले जाते हैं। फिर जिह्वा आती है। जिह्वा के मुख विवर के मध्य में निचले भाग में स्थित होती है। यह प्रायः नीचे की ओर शिथिल सी पड़ी रहती है, लेकिन जब ध्वनियों का उच्चारण करना होता है, वायु को रोकना होता है, तब यह जिह्वा गतिशील हो जाती है। कभी तालु को स्पर्श करती है, कभी मूर्धा को स्पर्श करती है, कभी दंत को स्पर्श करती है। ओष्ठ। मुख विवर के द्वार पर दंत पंक्तियों के ऊपर आवरण के रूप में हमारे दो ओष्ठ होते हैं। प, फ, ब, भ आदि ध्वनियों का उच्चारण या ओ का उच्चारण यहाँ पे ओष्ठ के ही सहारे किया जाता है। फिर नासिका विवर। मुख और नासिका के बीच स्थित रिक्त स्थान को नासिका विवर कहते हैं। नाक के द्वारा ही हम सांस लेते हैं और जो हमारे अनुनासिक वर्ण है, यानी प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है, इया, अंगा, अणा, न, म, ये नासिका से ही उच्चारण किया जाते हैं। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियों की। तो इसके अंतर्गत आता है स्वर और व्यंजन। स्वर वे अक्षर कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो हमारा श्वास है वो बिना बाधा के मुख से निकलता है और
भिन्न भिन्न मुख के अवयवों को स्पर्श नहीं करता। यानी स्वर को बोलने के लिए जो श्वास है, जो प्राणवायु है, वो बिना किसी अवरोध के प्रस्फुटित होती है। जैसे अ है, आ है, ई है, ऊ, री, ए, ओ, औ। हिंदी भाषा में कुल मिला के 11 स्वर हैं। इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं। जब प्राणवायु कंठ और मुख और जितने भी अवयव हम लोगों ने अभी इसके विषय में बात की, इनको स्पर्श करते हुए, टकराते हुए निकलती है, तो वे वर्ण, वे ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजन 4 भागों में विभाजित हैं, जिनमें है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। देखिए, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अणा, ता, था, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। इनमें से प्रथम क, ख, ग, घ ये कंठ से उच्चारण किए जाते हैं। च, छ, ज, झ ये तालव्य हैं, तालु से उच्चारण किए जाते हैं। फिर ट, ठ, ड, ढ, अणा ये मूर्धा से उच्चारण किए जाते हैं। त, थ, द, ध, न ये दंत्य हैं, दंत्य वर्ण कहलाते हैं, दंत्य व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि जिह्वा यहाँ दांतों को स्पर्श करती है। और अभी जैसे हम लोगों ने बात करी, पा, फ, ब, भ, म, यहाँ ओष्ठ की सहायता ली जा रही है और यही वजह है कि इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तत्पश्चात या, रा, ला, वा व्यंजन आते हैं। ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा जो है मुख के किसी भी भाग को छूती नहीं है और हवा जो है मुख के किसी भी अवयव को स्पर्श किए बिना, रगड़ खाए बिना बाहर प्रस्फुटित हो जाती है। इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और आप जब इनका उच्चारण करेंगे तो य, र, ल, व ये अंदर ही स्थित प्रतीत होते हैं, मुख के अंदर ही उच्चारण किए जाते हैं। तत्पश्चात आते हैं श, श, शाह। ये ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो प्राणवायु है, जो श्वास है, वह मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है। यहाँ घर्षण होता है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। फिर क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा संयुक्त व्यंजन है। इन्हें का जो निर्माण है वह 2 व्यंजनों के योग से होता है, इसी वजह से इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे का और श मूर्धन्य षटकोण वाले शा के योग से क्ष बनता है, ता और रा के संयोग से त्रा बनता है, ज और इया के संयोग से ज्ञा बनता है, श तालव्य शा जिसको हम शरीफे वाला शा कहते हैं और रा के संयोग से श्रा बनता है। ये जो स्पर्श व्यंजन है, इनके जो 5वें वर्ण हैं अंगा, इया, अणा, ना, मा, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये नासिका विवर से उच्चारण किए जाते हैं, इसीलिए ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ध्वनियों के विषय में समग्र जानकारी मिल गई होगी। इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जो बातें हम लोगों ने बताई हैं, जो बातें अभी पिछले स्लाइड्स में हम लोगों ने पढ़ी हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। हमें प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करते समय पूरी शुद्धता का ध्यान रखना है, तभी आप सब प्रशिक्षु जब इन उच्चारण स्थानों का, उच्चारण के तरीकों का और श्वास प्रश्वास के प्रयोग का ज्ञान रख करके अपनी कक्षा में पढ़ाने जाएंगे, तो आप लोग एक सफल शिक्षक तो बनेंगे ही, साथ ही अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को यही शुद्धता, यही तरंगता, यही स्पष्टता पहुंचाएंगे भी और उनके भीतर भी यह कौशल, उच्चारण की शुद्धता का जो कौशल है, ध्वनि की पहचान का जो कौशल है, वह उनके भीतर भी विकसित करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।